अस्सलाम वालेकुम बच्चों, टीएमसी की इस वर्चुअल क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखिए, इससे पहले जो है हमने 10th क्लास का फुज़ियात टॉपिक जो हम पढ़ रहे थे, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 हमारा हो चुका था, जो कि इस चैनल पर अवेलेबल है। आप चाहे तो वहाँ से जो है पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 जो है उसके वीडियोस जो है वहाँ से देख सकते हैं। और आज जो है हम फुज़ियात का पार्ट 4 जो है पढ़ने वाले हैं। देखिए, हमने जो है कल के दिन या इससे पहले जो हुआ था, ये कहूँ तो बेहतर रहेगा कि जो पार्ट 3 था उसके अंदर हमने धातु की तहसील जो है हम देख रहे थे। उसमें एलुमिनियम की तहसील हमने देखी थी, यानी एलुमिनियम को हासिल करने का तरीका, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स जिसे कहते हैं। उसमें हमने जो है पहला मरहला जिसे कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बॉक्साइड ओर या बॉक्साइड का इर्तिकाज़ कहते हैं, वो हमने जो है देखा था कि किस तरीके से जो है बॉक्साइड को, जो कि एलुमिनियम के अहम धात है, उसको जो हॉल्स प्रोसेस या बेयर्स प्रोसेस है उनके ज़रिए जो है एलुमिनियम हाइड्रोक्साइड की शक्ल में जो है हासिल किया जाता है। अब देखिए, इस एलुमिनियम हाइड्रोक्साइड से जो है एलुमिना कैसे हासिल किया जाता है, तो हम देखेंगे एलुमिना की बरकी तहवील, इलेक्ट्रोलाइट रिडक्शन ऑफ एलुमिना। ओके, देखिए, एलुमिना हासिल करने के लिए जो है इस तरीके के अंदर जो है एलुमिना को जो है, जिससे हमें एलुमिनियम हासिल करना है, उसकी बर्क पाशीदगी की जाती है। बर्क पाशीदगी करने के लिए उसे जो है स्टील की टंकी के अंदर, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, देखिए इस तरीके की ये टंकी होती है जो कि स्टील की होती है। इस टंकी के अंदर की तरफ या अंदरूनी जानिब जो है ग्रेफाइट की तह चढ़ी हुई होती है, जो कि मनफी बरकीरे का काम करती है। यानी कि इसके अंदर जो है ग्रेफाइट का उस्त्र लगा हुआ होता है, जो कि मनफी बरकीरे का काम करता है। ग्रेफाइट की सलाखों का एक सेट जो है पिघले हुए इस बरगुजार में डुबोया जाता है। देखिए, यहाँ पर जो बरगुजार महलूल लिया हुआ है उसके अंदर जो है ग्रेफाइट की सलाखों का एक सेट जो है आप देख रहे हैं, जिसे कि हम एनोड कह रहे हैं, है ना, मजबूत बरकीरे, तो वो जो है इसके अंदर डुबाया हुआ है। अब इसके बाद जो है मजबूत बरकीरे पर जब एनोड यानी कि ग्रेफाइट की सलाखों को डुबाया गया है, जो कि मजबूत बरकीरे का काम कर रही है। अब इसी के साथ इसके अंदर जो है क्रायोलाइट और फिल्सपार, ये जो है इनका आमेज़ा जो है इस महलूल के अंदर मिलाया जाता है। इस आमेज़े को मिलाने की वजह से जो है वहाँ पर जो है उस महलूल का जो है नुक्ता पिघलाव वो 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है कम हो जाता है। यानी अगर वो जो है ज़्यादा था तो उसे जो है 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है कम कर दिया जाता है। बरकीरों गुजारने पर एल्यूमीनियम जो है मनफी बरकीरे पर जमा होना शुरू होती है। देखिए इस तरीके से, देखिए बरकीरों जो है जैसे ही गुजारी जाती है, एल्यूमीनियम जो है ये मनफी बरकीरे पर, यानी कि इस टंकी के जो है निचले हिस्से में जो है जमा होना शुरू होती है। पिघला हुआ एल्यूमीनियम बरगुजार महलूल के मुकाबले में वजनी होता है, इसलिए टंकी की तह में जमा हो जाता है और वहाँ से उसे वक्फे वक्फे से निकाला जाता है। देखिए, आप तस्वीर में देख सकते हैं मॉल्टन एल्यूमिनियम लिखा हुआ है, यानी पिघला हुआ जो एल्यूमिनियम है ये हैवी होने की वजह से, वजनी होने की वजह से तह में बैठ जाता है और वहाँ से इसे जो है वक्फे वक्फे से निकाला जाता है। जब बरगुजार से बरक़िरा गुजारी जाती है तो इस महलूल के अंदर जो है एलुमिना जो है हमारा, यानी एलुमिनियम हाइड्रोक्साइड लिया गया था, वहाँ से जो है उसको ऑक्साइड में तब्दील करके फिर एलुमिना जो हमें हासिल हुआ था, इस एलुमिना को हमने इस टंकी के अंदर डाला, क्रायोलाइट फेल्सपार का आमेज़ा डाला और फिर जब बरक़िरा गुजारी गई तो यहाँ पर जो है इस तरीके से कुछ जो है कीमियाई तामुल हुआ। देखिए यहाँ पर जो है मजबूत बरकीरे पर, मनफी बरकीरे पर कौन से अमल हुए वो आपको जो है यहाँ पर लिखे गए हैं। देखिए, मजबूत बरकीरे पर जो है अमल तक़सीद हुआ, जिसके नतीजे में यहाँ पर जो
2O2 माइनस था, यानी ऑक्सीजन के जो मनफी आयन थे वो क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन गैस की शक्ल में, यानी O2 के अंदर जो है O2 की शक्ल में तब्दील हो जा रहे हैं, और यहाँ से जो है ये इसकी तकसीद हो रही है, इसलिए इलेक्ट्रॉन जो है इससे अलहदा हो जा रहे हैं। जबकि मनफी बरकीरा पर आप देखेंगे तो अमल तहवील हो रहा है, जिसके नतीजे में एल्यूमिनियम के जो आयन थे Al+3 है ना, आयन है, तो ये जो आयन है ये क्या कर रहे हैं, एल्यूमिनियम में तब्दील हो रहे हैं, यानी ये जो है इलेक्ट्रॉन हासिल कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन हासिल कर कर जो है Al की शक्ल में ये, यानी लिक्विड एल्यूमिनियम की शक्ल में ये हमें जो है मनफी बरकीरे पर हासिल हो रहा है, जो कि वजनी होने की वजह से जो है तह के अंदर बैठ जा रहे हैं। ओके, तो इस तरीके से जो है मस्बत बरकीरे पर ऑक्सीजन गैस जो है आज़ाद हो रही है, और मनफी बरकीरे पर यानी कि मनफी बरकीरा यानी नीचे जो तह है हमारी ग्रेफाइट की, उसके अंदर जो है एल्यूमिनियम हमें हासिल हो रहा है। इस तरीके से जो है मस्बत बरकीरे पर ऑक्सीजन गैस आज़ाद हो रही है। अब देखिए मस्बत बरकीरे पर जो ऑक्सीजन आज़ाद हो रही है, तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन है ये इस कार्बन के साथ अमल कर रही है, और वहाँ पर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड, चूँकि ग्रेफाइट का उस्त्र चढ़ा हुआ है ना, तो ग्रेफाइट कार्बन है, कार्बन का ही बहरूप है, तो ये कार्बन और ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन मिलकर जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस की शक्ल में जो है यहाँ पर खारिज हो रहा है, जिसके नतीजे में जो है मस्बत बरकीरे पर, यानी जो ये कार्बन की हमारी ग्रेफाइट की जो सलाखें हैं, इन ग्रेफाइट की सलाखों को जो है वक्तन फ़ौक्तन बदलने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उसके अंदर यानी उस हिस्से पर जो है ग्रेफाइट की सलाखों पर अमल तकसीर हो रहा है। अब देखिए इस पर जो है साइंसी वजूहात भी पूछी जाती है कि ग्रेफाइट की सलाखों को या एलुमिना की बरकी तहवील के दौरान ग्रेफाइट की सलाखों को या फिर मस्बत बरकीरे को वक्तन फ़ौक्तन बदलना पड़ता है। इस तरीके की जो है साइंसी वजूहात पूछी जाती है। तो वजह क्या है, वजह यहाँ पर आपके सामने है कि यहाँ पर जब ऑक्सीजन गैस मस्बत बरकीरे पर खारिज होती है, तो ये ऑक्सीजन इस कार्बन की या ग्रेफाइट की सलाखों के साथ अमल करती है और नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड गैस तैयार करती है, जिसकी वजह से जो है मस्बत बरकीरे की तकसीद होती है, और उस तकसीद के अमल की वजह से ये जो ग्रेफाइट की सलाखें हमारी घिसने लगती है, जिसकी वजह से इन्हें जो है बदलना पड़ता है। ओके, तो इस तरीके से अगर आपको इस पर वजूहात आती है तो आप जो है लिखेंगे। ओके, ये था एलुमिना की बरकी तहवील, याद रहेगा बच्चों आप लोगों को? ओके ठीक है, देखिए अब इसके बाद देखो हम जो है अगला देखेंगे। देखो अभी हमने जो देखा ये था हमारा, यानी हम जिन धातु की तहसील देख रहे थे वो थी तेज आमिल धातु की तहसील। ओके, अब अगला देखेंगे औसत आमिल धातु की तहसील। देखिए औसत आमिल धातु की तहसील, औसत आमिल धातु कौन सी है आप देख सकते, देखिए तामुलाती सीरीज आपके सामने है, यहाँ पर मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स करके लिखा हुआ है ना। कल के रोज हमने जो है जो ज़्यादा रिएक्टिव है उनके ताल्लुक से देखा था। अब जो औसत रेंज वाली जो है, देखिए यहाँ पर आपके सामने है औसत रेंज की, या जो औसत आमिल धातें है वो कौन सी है, जैसे कि लोहा है, जस्त है, सीसा है, तांबा है, ये जो धातें हैं ये औसत आमिल धातें कहलाती है। अब देखिए यहाँ पर आपको सवाल पहला था, बताइए तो भला कि औसत आमिल धातें कौन सी है, इनका जवाब, जिसका जवाब आपके सामने है जिंक, आयरन, सीसा, तांबा वगैरह, ये जो है औसत आमिल धातें हैं। अभी कुदरत में ये जो धातें हैं ये कौन सी हालतों में पाई जाती है, अगला क्वेश्चन है आपसे, है ना, किस हालत में पाई जाती है। तो चूंकि ये आमिल धातें हैं तो जाहिर सी बात है ये अमल कर कर यानी कि जो है किसी के साथ मुरक्कब शक्ल में भी ये पाई जाएंगी, तो ये जो है सल्फाइड या कार्बोनेट की शक्ल में पाई जाती है। देखिए ये जो धातें हैं ये सल्फाइड या कार्बोनेट की शक्ल में ये पाई जाती है, लेकिन इन्हें हासिल करने के लिए जो है इन्हें उनके ऑक्साइड से हासिल करना ज़्यादा आसान होता है। तो इस तरीके से जो है ये कुदरत में इन शक्लों में पाई जाती है। ओके, अब देखिए इन्हें इनके सल्फाइड से और
कार्बोनेट की बजाय इनके ऑक्साइड से, यानी इन्हें जब ये ऑक्सीजन से अमल करके अपना ऑक्साइड तैयार करती है तो इनसे हासिल करना इन्हें आसान होता है। इसलिए देखिए इनको जो है दो तरीके का इसे जो है नाम दिया गया है, एक अमल होता है तपाना और दूसरा होता है कलसाव या कैल्सिनेशन का अमल। चलिए ये क्या होता है ये समझते हैं हम। देखिए सल्फाइड पदार्थों को जब हवा में खूब गर्म किया जाता है तो ये ऑक्साइड में तब्दील हो जाते हैं और इस अमल को तपाना या रोस्टिंग कहते हैं। देखिए इसकी मसावत आपके सामने है, 2ZnS यानी जिंक सल्फाइड प्लस 3O2 ऑक्सीजन के साथ जब ये अमल कर रहा है, क्योंकि इसे हमें ऑक्साइड में तब्दील करना है ना, तो इसके ऑक्सीजन के साथ या हवा के साथ जब इसे खूब गर्म किया जाता है तो ये ऑक्साइड के अंदर तब्दील हो जाता है और ZnO जो है यहाँ पर बनता है, यानी कि जिंक ऑक्साइड जो है हमें हासिल होता है। ओके, ये अमल कहलाता है रोस्टिंग। जबकि जब कार्बोनेट के साथ इसका अमल कराया जाता है, यानी जिंक कार्बोनेट जो है, कार्बोनेट वाली कच्छ धातु को कम हवा की मौजूदगी में जब गर्म किया जाता है तो इससे जो है ऑक्साइड बनता है, जैसे कि ZnCO3 जिंक कार्बोनेट। इसको जो है ना काफ़ी हवा की मौजूदगी में जब जलाएंगे तो ऐसे वक्त में जो है जिंक ऑक्साइड हमें हासिल होता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी जो है तैयार होती है। ऐसे अमल को कलसाव का अमल या कैल्सिनेशन कहते हैं। तो ये था जो है औसत अम्ल धातुओं की तहसील के ताल्लुक से जो हम देख रहे थे कि उन्हें उनके सल्फाइड और कार्बोनेट से किस तरीके से ऑक्साइड के अंदर तब्दील किया जाता है। ओके, देखिए इसके बाद है इस जिंक ऑक्साइड को फिर जो है इससे हमें जिंक हासिल करना है तो वो अमल कैसे होता है। देखिए इसी तरह से हासिल होने वाले जिंक ऑक्साइड की तहवील किसी मुनासिब तहवीली आमिल से की जाती है, जैसे कि यहाँ पर कार्बन के साथ, यानी ZnO का अमल जब आप कार्बन के साथ कराते हैं तो ये जो कार्बन है इस ऑक्सीजन के साथ मिल जाता है और मिलकर तैयार करता है कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसकी वजह से जो है हमारा जिंक हमें जो है हासिल हो जाता है। ओके, तो ये था जिंक की तहसील, यानी जिंक हम जो है इस तरीके से हासिल कर सकते हैं। अब देखिए ये तो हमने यहाँ पर कार्बन का इस्तेमाल किया, इसके अलावा हम जो है धातु ऑक्साइड से, इसके अलावा अगर हमें और धातें हासिल करनी है तो कार्बन के अलावा भी जो है दूसरे तहवीली आमिल इस्तेमाल किए जा सकते हैं, या तहवीली आमिल के तौर पर हम दूसरी धातों को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि देखिए सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम वगैरह का भी हम जो है इस्तेमाल कर सकते हैं तहवीली आमिल के तौर पर। और फिर ये जो तहवीली आमिल होंगे ये भी हमारे जो है औसत आमिल धातुओं को उनके मुरक्कबात से हटाने में हमारी मदद करते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर आप कीमियाई मसावत आपके सामने है कि अगर आप मैग्नीज डाइऑक्साइड यानी कि MnO2 को जो है एल्यूमिनियम के सुफूफ के साथ जो आप इसका अमल करवाते हो, इस तरीके से देखिए आप देख सकते हैं ये फर्नेस है, इसके अंदर जो है मैग्नीज डाइऑक्साइड जो है दिया गया है। जब इसका अमल आप एल्यूमिनियम के साथ करवाएंगे तो यहाँ पर एल्यूमिनियम जो है ऑक्सीजन के साथ मिलकर बनाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और मैग्नीज जो है ये इससे अलहदा हो जाएंगी या इसके मुरक्कब से हट जाएंगी। साथ ही काफ़ी ज़्यादा पैमाने पर जो है इससे हरारत भी खारिज होंगी। तो ये एक तरीके का जो है हरारत खारिज करने वाला तामुल भी है। तो ये था धाती ऑक्साइड से जो है धात हासिल करने का तरीका। ओके, देखिए इसके बाद जो है देखिए आपको यहाँ पर दिया गया है कोई जो है आयरन ऑक्साइड के ताल्लुक से है कि उसको भी जो है तहवीली आमिल और तकसीद आमिल के तौर पर, यानी किसकी तहवील हो रही है किसकी तकसीद हो रही है ये बताने के लिए आपको यहाँ पर बोला गया है कि दर्जे वाला कीमियाई अमल में मरकबात की शनाख्त कीजिए जिनकी तहवील और तकसीद हुई है। देखिए यहाँ पर जो है ये भी एक तरीके का हरारत खारिज करने वाला तामुल ही है। मंदब आला अमल में खारिज होने वाली हरारत इतनी ज़्यादा होती है कि धात पिघली हुई हालत में हासिल होती है। एहतराक की तामुल थर्मल रिएक्शन इसी तरह की दूसरी मिसाल है। यहाँ आयरन ऑक्साइड एल्यूमिनियम के साथ अमल करता है और आयरन और एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है बनता है। देखिए कीमियाई तामुल आपके सामने है,
Fe2O3 प्लस 2L, यानी आयरन ऑक्साइड का एल्यूमिनियम के साथ जब अमल होगा तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड यानी कि Al2O3 हासिल होगा और हरारत हासिल होगी और आयरन जो है पिघली हुई हालत में अलहदा हो जाएगा। क्योंकि हरारत ज़्यादा है इसलिए धात हमें जो है पिघली हुई हालत में हासिल होती है। देखिए आप पिक्चर देख रहे होंगे एक तरीके की, फिर जो है यहाँ पर उसके अंदर आपको जो है रेल की पटरियों की मरम्मत का तरीका बताया गया है कि उनको जोड़ने के लिए जो है किस तरीके से जो है इसी तरीके की पिघली हुई जो है धातों का इस्तेमाल किया जाता है और रेल की पटरियों को जो है जोड़ा जाता है। हालांकि आप जो है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है इस साल के लिए, इस साल जो है इसको रिड्यूस कर दिया गया है, लेकिन आप मालूमात के तौर पर जो है इसको याद रख सकते हैं। ओके, इसके बाद देखिए ये था हमारा औसत आमिल धातों की तहसील। अगला देखेंगे सुस्त आमिल धातों की तहसील। सुस्त आमिल धातों की तहसील। देखिए जो धातें तामुलाती सिलसिले में सबसे नीचे की जानिब होती हैं वो सुस्त आमिल धातें हैं, इसलिए वो कुदरत में आज़ाद हालत में पाई जाती है, जैसे कि सोना, चांदी, प्लैटिनम। ये खालिस या आज़ाद हालत में जो है खालिस या आज़ाद हालत में तांबे के ज़खायर अब बहुत कम रह गए। फ़िलहाल तांबा इनके सल्फाइड की शक्ल में मिलता है और कॉपर सल्फाइड कच धातु को हवा में गर्म करके तांबा हासिल किया जाता है। देखिए सुस्त तामुल धातु की तहसील देख रहे हैं आप। तामुलाती सीरीज़ के अंदर जो है हमने देखा है कि सबसे नीचे की तरफ ये धातें होती है जो कि कुदरत में आज़ाद हालत में पाई जाती है, क्योंकि ये किसी के साथ अमल नहीं करती, इसलिए सुस्त तामिल क्योंकि ये कहलाती है, या बहुत कम पैमाने पर अमल करती है। कुछ इनमें से जो है जैसे कि तांबा वगैरह की बात करें या चांदी की बात करें। देखिए खालिस या आज़ाद हालत में तांबे के ज़खायर बहुत कम रह गए, यानी तांबा खालिस शक्ल में तो चलो बहुत कम है, खालिस हालत में तो नहीं के बराबर, या आज़ाद हालत में तो बहुत ही कम है। तो इन वजूहात की बिना पर जो है तांबा उसके सल्फाइड की शक्ल में जब मिल रहा है तो वहाँ से इसे हासिल किया जाता है और ऐसे वक्त में जो है कॉपर सल्फाइड्स की कच धातु को जब गर्म किया जाता है तो उससे तांबा हासिल किया जाता है। देखिए कीमियाई मसावात कुछ इस तरीके की होंगी कि 2Cu2S यानी कॉपर सल्फाइड प्लस 3O2 ऑक्सीजन के साथ अमल कर रहा है और ये जो है कॉपर ऑक्साइड यानी कि 2Cu2O कॉपर ऑक्साइड में, साथ ही 2SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड जो है यहाँ पर हासिल हो रही है। अब इस हासिल होने वाले कॉपर ऑक्साइड को जब दोबारा से कॉपर सल्फाइड के साथ तामुल कराया जाता है तो यहाँ पर जो है कॉपर हासिल होता है और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी जो है खारिज होती है। कीमियाई तामुल कुछ इस तरीके का होगा 2Cu2O plus Cu2S gives 6Cu plus SO2, यानी कि कॉपर सल्फाइड का अमल जब ऑक्सीजन के साथ करवाया जाता है तो कॉपर ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड हासिल होती है। इस हासिल होने वाली कॉपर ऑक्साइड को फिर से कॉपर सल्फाइड के साथ अमल कराए तो हमें कॉपर हासिल होता है। तो इस तरीके से जो है तांबा हासिल किया जाता है। ये था सुस्त तामिल धातु की तहसील। देखिए इसके अलावा ये था तांबे के ताल्लुक से कि आप तांबा इस तरीके से हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा जो है पारे को आप अगर हासिल करना चाहें तो उसके सिनेबार जो उसकी कच धातु है उससे जो है आप इसी तरीके से जो है हासिल कर सकते हैं। देखिए ये था धातु की तहसील। अब अगला हम देखेंगे धातु की तखलीस। धातु की तखलीस अमल तहवील के ज़रिए जो धातें हासिल की जाती है वो खालिस नहीं होती, यानी अभी जो हम धातें हासिल कर रहे हैं तहसील के अमल में वो अब भी मुकम्मल तौर पर खालिस नहीं है, इनमें अब भी कुछ कसाफतें मौजूद है। तो इन्हें जो है खालिस शक्ल में हासिल करने के लिए जो है
برق پاشیدگی کا طریقہ استعمال کیا جائے گا. دیکھیں تحویلی عمل کے طور پر عمل تحویل کے ذریعے جو دھاتیں حاصل کی جاتی ہے وہ خالص نہیں ہوتی، ان میں کثافتیں موجود ہوتی ہے جنہیں الگ کر کے خالص دھات حاصل کی جاتی ہے. برق پاشیدگی کا طریقہ استعمال کر کے غیر خالص دھات سے خالص دھات حاصل کی جا سکتی ہے. یہ تھا عمل تخلیص کے تعلق سے، یعنی تحصیل کے طریقے میں ہمیں مکمل طور پر خالص دھات حاصل نہیں ہوتی ہے، آپ جو ہے اسے برق پاشیدگی کا طریقہ استعمال کر کے جو ہے حاصل کر سکتے ہیں. دیکھیں یہ تھا دھاتوں کے، ہم نے جو ہے دھاتوں کا ارتکاز دیکھے، دھاتوں کی تحصیل دیکھے اور دھاتوں کی تخلیص. اس کے بعد دیکھیں گے دھاتوں پر تعقل، کوروجن آف میٹلز جسے کہا جاتا ہے، دھاتوں کا تعقل. ذرا یاد کیجئے، دیکھیں یہاں پر آپ سے کچھ سوال کیے گئے ہیں. تعقل کے کیا معنی ہے؟ نمبر 1 کوشچن. اس کے بعد ہے نمبر 2، کیا آپ نے کچھ چیزوں کے تعلق سے یہاں پہ بتایا گیا ہے ذیل کی چیزوں کا مشاہدہ کیا ہے؟ پہلے سوال کا جواب دیکھتے ہیں. تعقل کے کیا معنی ہے؟ دیکھیں اب تعقل کے کیا معنی ہے. تعقل یعنی جیسے ہم کوروجن کہتے ہیں. اب یہ کیسے ہوتا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا پرانے گھروں کو، عمارتوں کو، ہے نا، اس کے علاوہ پرانی جو ہے سلاخیں ہیں، گاڑیاں ہیں، گھروں میں استعمال ہونے والے برتن ہیں، جو کہ وقفے وقفے سے جو ہے ان کے اندر آپ کو جو ہے گھسنے کا عمل دیکھنے کو ملتا ہے، سڑنے کا عمل جسے ہم کہتے ہیں ایک طریقے سے، دھاتوں کے اوپر زنگ لگنے کا عمل آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے. اسے ہم جو ہے دھاتوں کا تعقل کہتے ہیں. یعنی آپ عام زبان میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ دھاتوں کا خراب ہو جانا، دھاتوں کا جو ہے خراب ہو جانا، ان کی چمک جو ہے ختم ہو جانا، ان کا بوسیدہ ہو جانا، یہ جو ہے دھاتوں کا تعقل کہلائے گا. اگلا کوشچن ہے آپ کو کہ عمارت کی پرانی سلاخیں، تانبے کے وہ برتن جنہیں بہت عرصے سے صاف نہیں کیا گیا ہو، چاندی کے زیورات یا مورتیاں جو طویل عرصے سے ہوا میں کھلی رکھی ہوئی ہو، پرانا بھنگار وغیرہ. دیکھیے یہ چیزیں آپ نے ان کو دیکھا ہے کیسی ہو چکی ہوتی ہیں، بہت زیادہ جو ہے بوسیدہ ہو چکی ہوتی ہے، ان پر زنگ لگ چکا ہوتا ہے. اور چاندی وغیرہ کے زیورات اگر ہے تو یہ جو ہے کالے پڑ چکے ہوتے ہیں. تانبے کے برتن اگر ہے تو وہ جو ہے ان پر سبزی مائل جو ہے ایک طریقے کی پرت جو ہے چڑھ چکی ہوتی ہے. تو اس طریقے سے جو ہے یہ برتن، یہ چیزیں جو ہے تعقل کا شکار ہو چکی ہوتی. اگلا ہے آپ کو ذرا سوچئے، کچھ عرصے کھلی ہوا میں رکھنے پر چاندی کی اشیاء کالی اور تانبے کی اشیاء سبزی مائل کیوں ہو جاتی ہے؟ دیکھیے جیسے ابھی ہم نے اوپر ہی بات کی ہے کہ یہ جو ہے چونکہ یہ عامل ہوتے ہیں، یعنی یہ عامل دھاتیں ہیں، تو یہ جو ہے ہوا میں موجود آکسیجن ہے، اس کے علاوہ سلفر ہے، کاپر کاربونیٹ ہے، ان سب کے ساتھ جو ہے یہ، یعنی ان کی جو ہے ایک طریقے کی پرت جو ہے ان برتنوں پر چڑھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ جو برتن ہے ہمارے، یا یہ جو چیزیں ہیں یہ جو ہے خراب ہو جاتی ہے یا بوسیدہ ہو جاتی ہے. یا اگر تانبے کی ہے تو ان پر سبزی مائل رنگ چڑھ جاتا ہے، چاندی کی ہے تو کالی پڑ جاتی. اوکے، تو یہ جو ہے کچھ دیر ہوا میں کھلی رکھنے پر ان پر جو ہے اس طریقے کیسا دیکھنے کو ملتا ہے. اچھا، ان کے تعلق سے ہم آگے اور مزید پڑھنے والے ہیں کہ کون سی شے سے مل کر جو ہے کون سا جو ہے آکسائڈز تیار کرتے ہیں، کس کی تہ جو ان کے اوپر جمع ہو جاتی ہے. چلیے آگے دیکھتے ہیں. کوشچن نمبر 2 ہے آپ کو، سونا اور پلاٹینم ہمیشہ کیوں چمکتے رہتے ہیں؟ کیونکہ وہ جو ہے غیر عامل ہے، اور غیر عامل ہونے کی وجہ سے یہ کسی کے ساتھ عمل نہیں کرتے، اور جب عمل نہیں کرتے ہیں تو یہ جو ہے ہمیشہ چمکتے رہتے ہیں. دیکھیے اگلا ہے آپ کو، یہ دیکھا گیا ہے کہ ہر سال دنیا میں لوہے سے تیار ہونے والی نئی اشیاء میں تقریباً 25% لوہا زنگ آلود ہو جاتا ہے. مطلب جتنا بھی لوہا ہر سال تیار کیا جاتا ہے اس میں 25% جو ہے زنگ آلود ہو جاتا ہے، اور بڑے پیمانے پر مالی نقصان ہوتا ہے. اس لیے لوہے کا تعقل یعنی زنگ خوردگی ایک بڑا مسئلہ ہے. دیکھیے اس طریقے سے جو ہے لوہے پر زنگ لگ کر جو ہے کافی ساری چیزیں جو ہے لوہے کی خراب ہو جاتی ہے، تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے. اب دیکھیے لوہے پر جو ہے
नम हवा में आप जब इसको रखते हैं तो उस पर इसका ऑक्साइड तैयार होता है। नंबर 1 पॉइंट देखिए, लोहा नम हवा से अमल करता है और एक सुर्खी माइल तह सतह पर जमा हो जाती है, यानी Fe2O3.H2O बनता है। यही क्षय, जंग या रस्ट है। देखिए, आप देख सकते हैं तस्वीर में भी एक जंग आलू जो है जंजीर की तस्वीर आपको यहाँ पर दिखाई गई है कि लोहा जो है जब नम हवा में होता है तो ऐसे वक्त में हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ अमल करता है और अपना ऑक्साइड तैयार करता है, जिसे हम जंग या रस्ट कहते हैं। इस रस्ट की वजह से जो है लोहा धीरे 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 जो है खराब होना शुरू होता है। देखिए, अगला नंबर 2 पॉइंट देखेंगे। एल्यूमीनियम की तकसीद से इसकी सतह पर एल्यूमीनियम ऑक्साइड की पतली तह जम जाती है। एल्यूमीनियम एल्यूमीनियम के ताल्लुक से आपने देखा होगा घरों में अक्सर हम एल्यूमीनियम के बर्तन भी इस्तेमाल करते हैं, जो कुछ वक्फे में, यानी आपने जब नए लाए हुए होते तो ये कितने जो है चमकदार होते हैं, है ना, चांदी की तरह चमकते हैं। मगर बाद में धीरे 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 जो है जैसे जैसे इनका जो है कुछ वक्फा गुजरता जाता है, ये बर्तन जो है थोड़े सियाह होने लगते हैं, काले पड़ने लगते हैं। तो ये किस वजह से? क्योंकि ये जो है एल्यूमीनियम ऑक्साइड की एक पतली तह जो है इनके ऊपर जम जाती है, यानी ये हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ अमल करते हैं और एल्यूमीनियम ऑक्साइड तैयार करते हैं। थर्ड देखिए, मरतूब हवा की कार्बन डाइऑक्साइड तांबे के बर्तन की सतह के साथ अमल करती है और तांबे की चमक खत्म हो जाती है, क्योंकि इस पर सब्जी माइल कॉपर कार्बोनेट यानी CuCO3 की तह जम जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड तांबे के बर्तन की सतह के साथ अमल करती है और तांबे की चमक खत्म हो जाती है। तांबे के बर्तन QCI माइल हो जाते हैं। तांबे के बर्तन जो है चूँकि हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अमल करते हैं और अपने कॉपर कार्बोनेट तैयार करते हैं, जिसके नतीजे में जो है सब्जी माइल परत जो है उसके ऊपर चढ़ जाती है, जो कि जहरीली होती है। इसे जो है हम तांबे का ताकुल कहते हैं। आप शक्ल में देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको जो है एक मुजस्समा बताया गया है, जो कि मुजस्समा आज़ादी जिसे कहते हैं, इसको जो है तांबा मिलाकर बनाया गया था, जो 300 साल का अरसा गुजरने पर सब्जी माइल हो गया है। अगला देखेंगे 4th पॉइंट। हवा में खुला रखने पर चांदी की अशिया कुछ अरसे बाद स्याही माइल हो जाती है, क्योंकि इन पर सिल्वर सल्फाइड की तह जम जाती है, जो सिल्वर और हवा की हाइड्रोजन सल्फाइड के अमल से बनता है। देखिए, हवा में जब चांदी को खुला रखा जाता है, अब चांदी के बर्तन घरों में अक्सर आपने देखे होंगे, या फिर अक्सर जो है जेवरात वगैरह जो उसके पहने जाते हैं, उनको भी जो है कुछ अरसे बाद जो है वो काले पड़ जाते हैं, क्योंकि ये भी क्या करते हैं, हवा में मौजूद जो सल्फाइड है हमारा उसके साथ अमल करके सिल्वर सल्फाइड की जो तह इसके ऊपर तैयार हो जाती है, जिसके नतीजे में जो है, क्योंकि ये हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ अमल कर रहा है और हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ अमल करके सिल्वर सल्फाइड जो है ये तैयार करता है, और इसकी वजह से हमारे जो है चांदी के बर्तन काले पड़ जाते हैं। देखिए, ये था धातुओं का ताकुल। धातुओं का ताकुल यानी धातुओं पर जो है दूसरी धातें या दूसरी धातुओं के ऑक्साइड या फिर दूसरे मुरक्कबात के साथ ये अमल करके जो है अपने ऑक्साइड्स, कार्बोनेट्स या सल्फाइड वगैरह तैयार करते हैं, जिसकी वजह से धातुओं की जो है धातुओं पर ताकुल का असर देखने को मिलता है। अगला देखेंगे अब इस ताकुल से रोकने के तदाबीर। देखिए, धातुओं को तो ताकुल से रोकने के तदाबीर बताइए तो भला, आप धातु के ताकुल को रोकने के लिए या इसकी इब्तिदा ही ना हो कौन सा तरीका तजवीज़ करेंगे? देखिए, यहाँ पर आपको जो है चूँकि अक्सर घरों में कुछ ऐसे तरीके इस्तेमाल भी किए जाते हैं
जंग से या धातुओं को ताकुल से रोकने के लिए। तो यहाँ पर आपको जो है सवाल पूछा गया है, आपने बिल्कुल सही गेस किया। जो तरीके हम घरों में इस्तेमाल करते हैं वो हम यहाँ पर अभी देखेंगे। देखिए नंबर 2 है आपको कि आपके घर की लोहे की खिड़की और दरवाज़ों को जंग से बचाने के लिए क्या किया जाता है ना। जो आम से तरीके अक्सर हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पर आपको दिए गए हैं ताकुल से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर। नंबर 1, धात की सतह पर दूसरी शय की परत चढ़ा दी जाए जिसकी वजह से धात का ऑक्सीजन और नम हवा से ताल्लुक खत्म हो जाए और इनके दरमियान कीमियाई अमल वाक़ ना हो। देखिए एक धात के ऊपर आप दूसरी धात की परत चढ़ा सकते हैं और इस तरीके से जो है हम हवा से जो है धात का ताल्लुक ख़त्म कर सकते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर कोई कीमियाई अमल नहीं होगा और ताक़ुल का अमल नहीं होगा। इसके बाद जो हम घरेलू तरीके इस्तेमाल करते हैं आमतौर पर वो देखिए नंबर 2 पॉइंट जो आपको दिया गया है कि ताक़ुल से बचाने के लिए धात की सतह पर रंग, तेल, ग्रीस या रोगन की तह चढ़ा दी जाए। मसलन लोहे का ताकुल इस तरीके से रोका जा सकता है। अक्सर हम घरों में करते भी है, लोहे की चीज़ों पर जो है मुख्तलिफ ऐसी चीज़ें यानी कि तेल लगा देते हैं या फिर ऑयल या ग्रीस, है ना, या फिर कोई रंग वगैरह चढ़ाकर जो है उसको ताकुल से बचाने की कोशिश करते हैं। तो लोहे की चीज़ों के लिए जो है ये तरीका इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, ये तरीका परमानेंट सॉल्यूशन है क्या धातुओं को? करंट स्लाइड। इसके नेक्स्ट। ओके देखिए धातुओं को जो है ताकुल से रोकने के लिए जो तदाबीर हमें यहाँ पे दिए गए थे कि एग्जाम में इस पर सवाल भी पूछा जाता है। एग्जाम में इस पर जो है आपको 2 मार्क्स का सवाल आता है कि धातुओं को ताकुल से रोकने के लिए आप कौन से तदाबीर तजवीज़ करेंगे। इस तरीके का सवाल जो है एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए आता है, जो कि बहुत ही आसान है ना। जैसा हमने बात की कि हम जो है आमतौर पर घरों में कुछ तरीके इस्तेमाल भी करते हैं। तो ये तरीके आपके सामने हैं। अगर आप ऐसे 2 पॉइंट्स जो आपको दिए गए 2 मार्क्स के लिए आता है तो आप लिखते हैं तो इंशाल्लाह आपको इस पर 2 मार्क्स पूरे मिलेंगे। ओके। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि भाई अब ये जो तरीके आपको दिए गए हैं या लोहे को आप अगर ये चीज़ें करके जैसे रंग लगाकर, तेल लगाकर या ग्रीस वगैरह लगाकर, क्या हमेशा के लिए आप उसको जंग से महफूज रख सकते हैं? रख सकते हैं क्या? यकीनन आपका जवाब रहेगा नहीं, है ना। यानी हम जो है उसे हमेशा के लिए महफूज नहीं कर सकते। वो जो है कुछ वक्फे के लिए या कुछ टाइम होने के बाद, कुछ वक्फा गुजर जाने के बाद जो है, अगर जैसे आपने रंग लगाकर महफूज रखने की कोशिश की है तो कुछ वक्त बाद जब अगर रंग निकलता है या किसी धात की उस सतह पर थोड़ी बहुत भी खराश या थोड़ा बहुत भी कुछ होकर रंग एक सतह एक किनारे से भी निकल जाए तो वो जो है फिर धीरे धीरे जो है जंग आलूद होना शुरू हो जाता है और इस तरीके से जो है धातों का ताकुल शुरू हो जाता है। तो ये तरीका जो है धातों को महफूज रखने के लिए कुछ वक्फे के लिए ठीक है, हमेशा हमेशा के लिए हम ये तरीका इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब देखिए इसके बाद है कि अगर धातों पर हम दूसरी धातों की परत वगैरह चढ़ाए, जैसे हमने पॉइंट 1 देखा है ना कि हम जो है चढ़ाकर भी इनको महफूज कर सकते हैं। तो चलिए फिर देखते हैं धातों पर दूसरी धातों को तह चढ़ाने के कुछ तरीके हैं, जिसमें देखिए पहला है आपको यहाँ पर जस्तकारी। जस्तकारी इस तरीके में लोहे या स्टील को ताकुल से बचाने के लिए इस पर जस्त की तह चढ़ाई जाती है। जैसे लोहे की कील है, पिन है, आप जानते हैं लोहे की कील या पिन वगैरह जब नई लाई हुई होती है कितनी चमकदार होती है, चांदी की तरह एकदम चमकती है ना। तो इस पर जो है जस्त की तह चढ़ी होती है जिसकी वजह से जो है ये चमकदार होती है। जस्त की तह चढ़ाकर हम जो है उसका ताकुल कुछ वक्फे के लिए या उसको ताकुल से जो है कुछ वक्फे के लिए बचा सकते हैं। तो ये
जस्त की तह चढ़ाने का अमल जो है जस्तकारी या गैल्वेनाइजिंग कहलाता है। देखिए किस तरीके से जस्तकारी का अमल किया जाता है, आपको ये तस्वीर के अंदर बताया गया है कि जो भी शय है उस पर किस तरीके से इससे मुख्तलिफ जो है जैसे कास्टिक सोडा है उससे साफ कर किया जाता है, फिर धुलाई की जाती है, फिर उसको डुबो कर रखा जाता है मुख्तलिफ महलूलों में, फिर खुश्क किया जाता है, फिर जो है पिघले हुए जस्त के अंदर उसको डुबो कर जो है ठंडा करके जो है इस तरीके से जो है जस्तकारी का अमल किया जाता है। देखिए इसके बाद देखेंगे अगला कलई करना। ये था जस्तकारी, इसके बाद है अगला कलई करना। इस तरीके में धात पर टीन की तह चढ़ाई जाती है जिसे हम कलई कहते हैं। ये तरीका जो है पीतल या तांबे के बर्तन के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिन पर के सब्जी माइल तह जम जाती है जो कि जहरीली होती है। अगर इस तरह के बर्तन में दूध या दही की कड़ी या खट्टी ग़िज़ाई अशिया रखी जाए तो वो ख़राब हो जाती है। इससे बचने के लिए कलई की जाती है। यानी तांबे या पीतल के बर्तन जो है कुछ वक्त के बाद जब सब्जी माल होने लगते हैं तो ये जो है ताकुल का असर है जिसकी वजह से जो है उन पर जो सब्जी माल तह जम रही है ये जहरीली होने की वजह से इसमें खट्टी चीज़ें आप अगर रखते हो तो ये फ़ौरन ख़राब हो जाती है और इसको बचाने के लिए जो है कलई की जाती है। यानी कि बर्तनों पर जो है तांबे या पीतल के बर्तनों पर टीन की परत चढ़ाई जाती है। इसके बाद है अगला तीसरा देखिए मलम्माकारी या एनोडाइजिंग जिसे कहा जाता है। इस तरीके में धातुओं पर मसलन तांबा एल्यूमिनियम वगैरह पर उनके ऑक्साइड की पतली और मजबूत तह चढ़ाई जाती है। तांबा या एल्यूमिनियम पर इनके ऑक्साइड की मजबूत तह चढ़ाई जाती है। इसमें तांबा या एल्यूमिनियम की शय को मजबूत बरकीरे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और ऑक्साइड की परत पूरी सतह पर यकसा जमने की वजह से धातुओं को ताकुल रोकने में धातुओं का ताकुल रोकने में मददगार होती है। देखिए आप शक्ल में देख सकते हैं एनोडाइजिंग के लिए जो है किस तरीके से मजबूत बरकीरे के तौर पर जो है तांबा या एल्यूमिनियम की शय को लिया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड के महलूल के अंदर जो है सल्फ्यूरिक एसिड को बतौर जो है बरगुजार लिया जाता है और इस तरीके से जो है शय के ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की तह जो है तैयार की जाती है। देखिए जब एल्यूमिनियम की मलम्माकारी की जाती है तो इस पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की तह चढ़ाई जाती है जो अपने नीचे मौजूद एल्यूमिनियम को ऑक्सीजन और पानी के साथ अमल करने से रोकती है जिसकी वजह से मज़ीद तकसीद रुक जाती है। इसे और ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा महफूज बनाने के लिए ऑक्साइड की तह को ज़्यादा दबीज़ कर दिया जाता है। यानी यहाँ पर जो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की जो है तह जब बर्तनों के ऊपर चढ़ाई जाती है तो एल्यूमिनियम के बर्तन उसकी तह से देखिए बोसीदगी का अमल तो नहीं है, यहाँ पर ये ताकुल का अमल जिसे कहेंगे वो नहीं है। दरअसल यहाँ पर इस तरीके से एल्यूमिनियम के बर्तनों को महफूज किया जाता है ताकि उन्हें ताकुल से रोका जा सके। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की मोटी तह जो है हमारे उन बर्तनों को मज़ीद जो है ख़राब होने से बचाने के लिए लगाई या चढ़ाई जाती है। देखिए इस तरीके के एनोडाइज्ड किए हुए बर्तन जो है आजकल मार्केट में भी बहुत ज़्यादा जो है दस्तयाब होते हैं, आपने देखा होगा हार्ड एनोडाइज्ड बर्तन जिन्हें कहा जाता है। अगला देखेंगे बरकी मलम्माकारी। देखिए इस अमल में तेज आमिल धात पर बर्क पाशीदगी के जरिए सुस्त आमिल धात की तह चढ़ाई जाती है। चमचों पर चांदी की मलम्माकारी, जेवरात पर सोने की मलम्माकारी बरकी मलम्माकारी की मिसालें हैं। चांदी के बर्तन पर आपने जो है मुख्तलिफ धातों की या फिर सोने के बर्तन पर चांदी की इस तरीके से परत चढ़ी हुई देखी होंगी। तो इस तरीके से जो है बरकी मलम्माकारी का अमल किया जाता है। देखिए तस्वीर में आप देख सकते हैं मजबीरा चांदी की तख्ती, यहाँ पर जो चांदी की तख्ती मजबूत बरकीरे के तौर पर और जो चमचा दिखाया गया है यहाँ पर मंफी बरकीरे के तौर पर एल्यूमिनियम का चमचा जो है इस्तेमाल किया गया है जिसके ऊपर चांदी की परत चढ़ाई जा रही है। ये बरकी मलम्माकारी का तरीका है। इस तरीके से एक धात पर दूसरी धात की तह चढ़ाकर जो है उसे ताकुल से रोका जाता है। देखिए कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं मलम्माकारी का अमल।
اگلا اور لاسٹ ہے ہمارا مخلوط کاری یا بھرت کاری جس کو بولتے ہیں. یہ جو ہے دیکھیے آج کل جتنی بھی جو دھات کی بنی ہوئی اشیاء زیادہ تر استعمال ہوتی ہے ان میں مخلوط دھات کی بنی ہوئی زیادہ ہوتی ہے. اس کا خاص مقصد دھاتوں کا تعقل کی شدت سے محفوظ دھاتوں کو جو ہے ان کی تعقل کی شدت سے محفوظ کرنا ہے. ایک دھات کو دوسری دھات یا ادھات کے ساتھ ملا کر ہمزہ آمیزہ تیار کیا جاتا ہے. اسے مخلوط یا بھرت کہتے ہیں. یہاں پر دو یا دو سے زائد دھاتیں یا پھر دو دھات ادھات یا اس طریقے کی جو ہے چیزوں کو آپس میں ملا کر ان کا ایک آمیزہ تیار کیا جاتا ہے جسے ہم بھرت یا مخلوط کہتے ہیں. جیسے کہ کانسا جو ہے یہ تانبا اور ٹین دونوں سے مل کر بنایا جاتا ہے. اور جو ہے کانسے یا برانز جسے کہا جاتا ہے کانسا یا برانز کے بنے ہوئے جو ہے مجسمے وغیرہ دھوپ بارش میں بھی جو ہے زیادہ عرصے تک جو ہے محفوظ رہتے ہیں. اس کے علاوہ اسٹین لیس اسٹیل جو ہے یہ بھی جو ہے اسٹین لیس اسٹیل مطلب زنگ وغیرہ کا اثر جو ہے اس کے اوپر نہیں ہوتا. تو یہ بھی جو ہے کرومیم کاربن اور لوہا ان سے مل کر بنا ہوا مخلوط ہے. آج کل جو ہے اسٹین لیس اسٹیل کے برتن اور بہت ساری چیزیں جو ہے استعمال کی جاتی ہیں. دیکھیں آپ یہ یہاں پر مختلف بھرت کی آپ کو جو ہے مثالیں دی گئی ہے کہ یہ جو ہے کس طریقے سے دو یا دو سے زائد چیزوں سے مل کر جو ہے تیار کیے جاتے ہیں. جیسے برانز ہے جن کے تعلق سے ہم نے بات کی ابھی. اس کے بعد ہے کاسٹ آئرن جسے کہا جاتا ہے. 18 کیرٹ گولڈ وغیرہ جو کہ کاپر سلور اور گولڈ سے مل کر بنایا جاتا ہے. اس کے بعد ہے براس کاپر اور جست سے مل کر. اس کے علاوہ اسٹرلائن سلور جسے کہتے ہیں یہ سلور اور کاپر ان کا پرسنٹیج آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں. ان کو الگ الگ تناسب میں جو ہے ملا کر اس طریقے سے تیار کیا جاتا ہے. اوکے تو یہ تھا ہمارا مخلوط کاری. دیکھیے یہاں پر ہمارا جو ہے یہ سبق ختم ہوتا ہے. امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. تو اب جو ہے آپ کو یہاں پر اس کے چاروں پارٹ آپ جو ہے یوٹیوب چینل پر ہمارے اس کو دیکھ سکتے ہیں. دیکھیں یہ جو ٹاپک ہے آپ کا کافی انٹرسٹنگ بھی ہے اور امپورٹنٹ بھی ہے ایگزام پوائنٹ آف ویو سے. سو جو ہے اس کو اچھے سے اسٹڈی کیجیے. چلیے اگلی بار پھر ملیں گے انشاءاللہ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.